नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि शेख हसीना को कब तक बिरयानी खिलाई जाएगी। क्या वो भाजपा की मौसी लगती है? आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेरा। खबर में आगे जिक्र होगा कि कौन सी है वह 17 सीट और क्या है उनका गणित, जिन सीटों से दिल्ली में बनेगी या बिगड़ेगी सरकार। इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि यमुना के मुद्दे पर चुनाव आयोग से मिले सीएम मान और आतिशी। हरियाणा से जहरीली पानी ना आए, ये सुनिश्चित हो। इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर, जेडीयू के 2 बड़े नेता हुए कांग्रेस में शामिल। और आगे आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव ने की सरकार से मांग कि महाकुंभ में होनी चाहिए इन चीज़ों की व्यवस्था। किन चीज़ों की व्यवस्था की मांग की है, सब कुछ आपको बताएंगे दोस्तों। हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। शेख हसीना को कब तक बिरयानी खिलाई जाएगी? क्या वो भाजपा की मौसी लगती है? आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेरा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में यूं तो कई मुद्दों पर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को घेरा जा रहा है, लेकिन अवैध बांग्लादेशियों, यमुना सफाई के मुद्दे को जोर शोर से उठाया जा रहा है। विपक्षी भाजपा लगातार आम आदमी पार्टी सरकार पर बांग्लादेशियों को शरण देने का आरोप लगा रही है। और इसी बीच दिल्ली के मंत्री और ग्रेटर कैलाश से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने पूछा कि आखिर कब तक बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बिरयानी खिलाई जाएगी। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पिछले 10 सालों से दिल्ली के अंदर जो भी लोग आए हैं, हमारी सरकार भी 10 साल पुरानी है और इतनी ही पुरानी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है। अब इन 10 सालों में हमारे ऊपर दोष लगाया जाएगा, यानी इस 10 सालों में वो लोग आए हैं, इन 10 सालों में जो लोग आए हैं, बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, बॉर्डर क्रॉस करके वो देश में घुसे, फिर वो उत्तर प्रदेश उन्होंने क्रॉस किया, बिहार क्रॉस किया, वहाँ भी 10 साल से इनकी सरकार है। तो ये दोस्त तो केंद्र सरकार, बिहार और यूपी की राज्य सरकारों का होना चाहिए। उन लोगों ने क्यों इतने सारे बांग्लादेशी आने दिए? बांग्लादेश की वो प्रधानमंत्री जिनके रहते इतने सारे बांग्लादेशी आए हैं, तो उन्हें हमारे देश में बिरयानी क्यों खिलाई जा रही है? कब तक भारतीय जनता पार्टी वाले हमारे देश के दुश्मनों को बिरयानी खिलाएंगे? मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने क्यों रख रखी है? तुम्हारी मौसी है क्या? तुम्हारी बुआ है? कौन है वो जिसे तुमने अपने देश में रखा हुआ है? रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 17 सीटों से बिगड़ेगा दिल्ली का गणित। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये 17 सीटें इंपॉर्टेंट सीटें हैं। दिल्ली के चुनावी रण में सभी राजनीतिक पार्टियां जमकर प्रचार अभियान में जुटी है और इस बार मुख्य मुकाबला सत्ताधारी आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। ऐसे में बताने जा रहे हैं राष्ट्रीय राजधानी की उन 17 सीटों के बारे में जहाँ पिछले चुनाव के दौरान जीत का अंतर बेहद करीबी रहा था। ये सीटें इस चुनाव में सरकार बनाने में निर्णायक हो सकती हैं। 2020 के विधानसभा चुनावों में कांटे की टक्कर वाले 17 विधानसभा क्षेत्रों पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों की नज़र है। ये 17 सीटें 2025 के चुनाव में अहम भूमिका निभा सकती हैं। आम आदमी पार्टी ने इनमें से 13 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को 4 सीटों पर जीत मिली थी। दोनों ही पार्टियों ने इनमें से कई सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं और इस बदलाव के पीछे दोनों पार्टियों की रणनीति और 2020 के नतीजे का गहराई से विश्लेषण माना जा रहा है। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीतकर शानदार प्रदर्शन किया था। हालांकि 17 सीटों पर जीत का अंतर 10,000 से भी कम था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये सीटें जो हैं वो करावल नगर की सीट है, जहां पर जीत का अंतर 8,223 वोटों का था। इसी के साथ शाहदरा, गांधीनगर, कृष्णनगर, विश्वास नगर, बदरपुर, छतरपुर, आरकेपुरम, लक्ष्मी नगर, कस्तूरबा नगर, बिजवासन, नजफगढ़, त्रिनगर, सकूर बस्ती, शालीमार बाग, किराड़ी और आदर्श नगर, ये कुछ ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर इस वक्त बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों ने यहां पर अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, क्योंकि ये ऐसी सीटें हैं जहां पर कहीं कहीं तो 753 वोटों के अंतर से आम आदमी पार्टी जीती थी, जिसका नाम बिजवासन सीट है। यहाँ पर महज 753 वोट से जीती थी आम आदमी पार्टी और इसी के साथ कृष्णानगर की सीट पर महज 680 वोटों में जीत का अंतर था। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यमुना के मुद्दे पर चुनाव आयोग से मिले सीएम मान और आतिशी। हरियाणा से जहरीला पानी ना आए, ये सुनिश्चित हो। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के सीएम आतिशी और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचकर यमुना में अमोनिया के बढ़ते स्तर को लेकर शिकायत दर्ज कराई।
इसके बाद आतिशी ने मीडिया को बताया कि हमने चुनाव आयोग को बताया है कि किस तरह से अमोनिया का लेवल लगातार बढ़ रहा है और आज अमोनिया 7 ppm के पार पहुंच गया है। सीएम आतिशी ने कहा कि आज नायब सिंह सैनी भी चुनाव आयोग से मुलाकात करने आ रहे हैं और चुनाव आयोग ने भरोसा दिलाया है कि हम इस मुद्दे को गंभीरता से लेंगे और बात भी करेंगे। आतिशी ने कहा कि पानी एक प्रमुख जरूरत है और जहरीला पानी हरियाणा से ना आए, ये चुनाव आयोग सुनिश्चित करे। अभी तक चुनाव आयोग के पास हरियाणा सरकार से कोई जवाब नहीं आया है। आपको बता दें दोस्तों कि पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा है कि हमें चुनाव आयोग से ये भी कहा है कि पिछले आंकड़े भी देखे जाएं, साथ ही ये भी देखा जाए कि अमोनिया की मात्रा कहां से बढ़ रही है। हमारे पक्ष को चुनाव आयोग ने सुना और कहा कि हरियाणा के सीएम भी आ रहे हैं और उनसे बात करके हम आपको अपडेट करते हैं। सीएम आतिशी ने कहा कि जो दिल्ली जल बोर्ड के CEO ने चिट्ठी लिखी है वो साफ बताती है कि अमोनिया का स्तर क्या है और मैंने चुनाव आयोग से अपील की है कि हरियाणा और दिल्ली अधिकारियों की एक टीम बनाएं और चेक करें कि फिर तय हो अमोनिया कहां से बढ़ रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर, जेडीयू के 2 बड़े नेता कांग्रेस में शामिल। जी हां दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया है। जेडीयू के 2 प्रमुख नेताओं अली अनवर और भागीरथ मांझी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। दोनों नेताओं ने दिल्ली में आयोजित एक समारोह में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। अली अनवर जेडीयू के पूर्व राज्यसभा सांसद हैं और भागीरथ मांझी माउंटेन मैन दशरथ मांझी के पुत्र हैं। दोनों नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने से जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी बिहार में अपने जनाधार को बढ़ाने का प्रयास कर रही है और इसके लिए पार्टी विभिन्न समुदायों के नेताओं को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। अली अनवर के जरिए कांग्रेस अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है, जबकि भागीरथ मांझी के जरिए पार्टी दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अखिलेश यादव ने की सरकार से मांग, महाकुंभ में इन चीज़ों की हो व्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आयोजन भव्य रूप से किया जा रहा है। पूरे शहर में भारी भीड़ है और गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर लाखों करोड़ों की संख्या में हर रोज श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। हाल ही में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी महाकुंभ गए थे और संगम में स्नान किया था। अब अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार को महाकुंभ में व्यवस्था को लेकर कुछ सुझाव दिए हैं। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को यूपी सरकार से अपील की है कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं को लाने और ले जाने के लिए बस सेवा शुरू की जानी चाहिए। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि प्रयागराज में जारी महाकुंभ में लोग नहीं, व्यवस्था अति विशिष्ट होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर आगे सुझाव देते हुए कहा कि मेला क्षेत्र में वीआईपी आगमन के कारण वन वे यातायात अनिवार्य कर दिया गया है। इससे श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानी हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अखिलेश यादव ने सरकार से पिकअप और ड्रॉप के लिए बस चलाए जाने की मांग की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अखिलेश यादव के कुंभ स्नान पर बोले शिवपाल यादव, महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर उन्होंने दी प्रतिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, औरैया जिले में पीडीए के एक कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव शामिल हुए। महाकुंभ मेले पर अखिलेश यादव द्वारा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए गए और इसको लेकर शिवपाल यादव ने समर्थन किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सरिया कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मुस्लिम महिला, उत्तराधिकारी कानून लागू करने की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सरिया कानून के खिलाफ एक मुस्लिम महिला ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। महिला ने याचिका में खुद पर शरीयत के बजाय भारतीय उत्तराधिकारी कानून लगाने की मांग की है। अब शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार से अपना पक्ष पूछा है। अल्पुझा की रहने वाली और एक्स मुस्लिम ऑफ केरल की महासचिव सिफिया पीएम की याचिका मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष आई, जिस पर केंद्र को नोटिस जारी किया गया है। केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि याचिका ने एक दिलचस्प सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता महिला जन्मजात मुस्लिम है। उसका कहना है कि वो शरीयत में विश्वास नहीं करती और उसे लगता है कि ये एक पिछड़ा कानून है और पीठ ने कहा है कि आस्था के खिलाफ होगा। इस पर कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा। मेहता ने निर्देश लेने और जवाबी हलफनामा दर्ज करने के लिए 3 सप्ताह का समय मांगा है। दोस्तों, आपको बता दें कि महिला ने मांग रखी है कि पिछले साल 29 अप्रैल को सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका पर केंद्र और केरल सरकार से जवाब मांगा था। याचिकाकर्ता ने कहा है कि हालांकि उसने आधिकारिक तौर पर इस्लाम नहीं छोड़ी है, लेकिन वह नास्तिक है और अनुच्छेद 25 के तहत धर्म के अपने मौलिक अधिकार
को लागू करना चाहती है, जिससे विश्वास न करने का अधिकार भी शामिल होना चाहिए। महिला ने यह भी घोषणा करने की मांग की है कि जो लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ को मानना नहीं चाहते उन्हें देश के धर्मनिरपेक्ष कानून भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम 1925 द्वारा शासित होने की अनुमति दी जानी चाहिए। अधिवक्ता प्रशांत पद्मनाभन ने के माध्यम से दायर सफिया की याचिका में कहा गया है कि मुस्लिम महिलाएं शरीयत कानून के तहत संपत्ति में 1/3 हिस्सा पाने की हकदार हैं। वकील ने कहा है कि याचिकाकर्ता मुस्लिम पर्सनल लॉ द्वारा शासित नहीं है। ये घोषणा अदालत से आनी चाहिए, नहीं तो उसके पिता संपत्ति का 1/3 से अधिक हिस्सा नहीं दे पाएंगे। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आपके बच्चे भूखे मर जाएं, ये अंबानी अडानी की शादी दिखाएंगे, मीडिया पर ही भड़क उठे राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को मध्य प्रदेश के महू में जय बापू जय भीम जय संविधान रैली को संबोधित करते हुए मीडिया पर ही वो भड़क उठे और कहा कि ये मीडिया जो कैमरा लिए घूम रहा है आपका थोड़ी है, ये अडानी और अंबानी का मीडिया है। आप भूखे मर जाओ, आपके बच्चे भूख से मर जाएं, किसान आत्महत्या कर ले, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अडानी और अंबानी की शादियां दिखाएंगे। राहुल गांधी ने आगे कहा कि ये मीडिया वाले उनके हैं, ये उनकी नौकरी करते हैं, ये कभी हिंदुस्तान के किसान मजदूर और बेरोजगार युवाओं की बात नहीं करेंगे। मीडिया में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बात होगी, लेकिन हिंदुस्तान के किसानों और मजदूरों की बात नहीं होगी। आपके घरों तक है इनकी घुसपैठ। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि ये लोग आपके हर घर में घुस हुए हैं और बेरोजगार हिंदुस्तान में लोगों के पास कोई रास्ता नहीं तो टीवी देखो 24 घंटा, तो देखना ही पड़ेगा। ये लोग जो कहेंगे देखना ही पड़ेगा। ये लोग हिंदुस्तान को डराने में लगे हैं, ये लोग हिंदुस्तान को डराने में लगे हैं कि देखो अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने यह भी घोषणा कर दी है कि केंद्र की सत्ता में आने के तुरंत बाद कांग्रेस देश भर में जाति जनगणना करवाएगी। प्रधानमंत्री मोदी इसे कभी नहीं कराएंगे क्योंकि वो इसे कराने से डरते हैं। कांग्रेस 50% आरक्षण की दीवार को तोड़ देगी और इस संबंध में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कानून लाएगी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सरकार बनते ही महिलाओं को 2100 रुपये, यमुना की सफाई, केजरीवाल की 15 गारंटियां। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मैनिफेस्टो जारी करते हुए कहा कि आज हम केजरीवाल की गारंटी जारी कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि हम चाहते हैं कि दिल्ली में एक भी बेरोजगार नहीं होना चाहिए, तो हमारी पूरी टीम प्लान बना रही है कि कैसे रोजगार दिया जाएगा। केजरीवाल ने वादा किया कि हर महिला को हर महीने 2100 रुपये दिए जाएंगे। सरकार बनने के बाद जल्द से जल्द योजना लागू की जाएगी। वहीं सभी बुजुर्गों को अच्छे से अच्छा इलाज करवाए जाने का भी वादा किया गया है और इसमें खर्चा दिल्ली की सरकार उठाएगी। सरकार बनने के बाद सभी लोगों के गलत बिल माफ कर दिए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगली 3 गारंटी हमने 2020 में भी की थी। 2020 में मैंने कहा था कि हर घर में 24 घंटे पानी का इंतजाम करेंगे और साफ पानी का इंतजाम करेंगे। मैं स्वीकार कर रहा हूं कि ये 3 काम हम नहीं कर पाए, लेकिन ये तीनों काम मेरा सपना है, तो अगले 5 साल में ये तीनों काम हम पूरा करेंगे। हर घर 24 घंटे साफ पानी, यमुना को साफ करना और दिल्ली की सड़कों को शानदार बनाना, इसके लिए हमारे पास फंड भी है और इसके लिए हमारे पास पूरा प्लान भी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस नहीं, सावरकर ने रची थी बाबा साहेब को हराने की साजिश, खड़गे ने किया बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को हराने की साजिश सावरकर ने रची थी। खड़गे ने मध्य प्रदेश के महू में आयोजित कांग्रेस पार्टी की रैली में बाबा साहेब का एक खत दिखाते हुए कहा कि उन्होंने खुद बताया था कि सावरकर ने उन्हें हराने के लिए साजिश की थी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को लेकर ये झूठ फैलाया जा रहा है, जिसे वो अखबारों में देखते हैं। जय बापू जय भीम जय संविधान रैली में खड़गे ने कहा कि बाबा साहेब को लेकर एक अफवाह फैलाते हैं। मैं रोज पेपर में देखता हूं, वो कहते हैं कि बाबा साहेब अंबेडकर को किसने हराया, लेकिन खुद बाबा साहेब ने एक लेटर लिखा, इसे मैं आपको दिखा रहा हूं। इसे उन्होंने अपने दोस्त कमलाकांत को लिखा था। वो लिखते हैं कि मुझे हराने में और किसी का हाथ नहीं सिवाय S.A. डांगे और सावरकर, जिन्होंने साजिश करके मुझे हराया। इसे पढ़ो जो ओरिजिनल लेटर है। कितना झूठ बोलते हो, खुद बाबा साहेब ने अपने हाथ से लिखा है, ये टाइप किया हुआ लेटर नहीं है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गंगा में नहाने से नहीं दूर होगी गरीबी, बीजेपी नेताओं के महाकुंभ स्नान को लेकर खड़गे का बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रयागराज में जारी महाकुंभ को लेकर बड़ा बयान दिया। खड़गे ने जोर देकर बोल दिया कि बीजेपी नेता जो कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं, इससे कोई गरीबी दूर नहीं होने वाली है। उनका यह बयान चर्चा का विषय बन चुका है और इस पर विवाद भी
हो रहा है। अब बड़ी बात यह है कि अभी तक किसी बड़े कांग्रेस नेता ने प्रयागराज जाकर संगम स्नान नहीं किया है। बीजेपी से लेकर वॉर भी कर रही है, लेकिन इस बीच अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी नेताओं में गंगा स्नान की होड़ लगी है, लेकिन इससे कोई गरीबी दूर नहीं होने वाली है। कांग्रेस कभी भी धर्म के नाम पर शोषण को बर्दाश्त नहीं करने वाली है। अब खड़गे इस बयान पर विवाद तेज हो गया है। माना जा रहा है कि बीजेपी से बड़ा मुद्दा बना सकती है। अब जानकारी के लिए बता दें कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस समय प्रयागराज जाकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पंजाब में अम्बेडकर की प्रतिमा तोड़े जाने पर भड़की मायावती, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, गणतंत्र दिवस पर पंजाब में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा के अनादर के मामले में बसपा प्रमुख मायावती ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर हमला बोला। मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर घटना को आम आदमी पार्टी के लिए शर्मनाक बताया और कांग्रेस की संविधान दिवस रैली को राजनीतिक छल बताया। मायावती ने दिल्ली चुनाव में मतदाताओं से इन दोनों दलों व भाजपा से सावधान रहने की अपील भी की। रविवार को अमृतसर के हेरिटेज स्ट्रीट पर स्थापित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को अराजक तत्वों ने क्षतिग्रस्त करने और आग लगाने का प्रयास किया था। घटना को लेकर सोमवार को बसपा प्रमुख ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 5 पोस्टें की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव ने महाकुंभ में लगाई डुबकी। भाजपाई बोले यहाँ लोग पुण्य के लिए आते हैं, वाटर स्पोर्ट के लिए नहीं। जी हाँ दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को महाकुंभ में डुबकी लगाई, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। भाजपा नेताओं ने इस पर तंज कसा है। भाजपा नेताओं ने कहा है कि कुंभ में आए तो सहनशीलता के साथ स्नान करें, यहाँ पुण्य और दान के लिए लोग आते हैं, वाटर स्पोर्ट्स के लिए नहीं आते। वायरल हो रही तस्वीरों में अखिलेश यादव महाकुंभ स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के एक्स अकाउंट से तस्वीरें शेयर की गई हैं और इससे पहले भी अखिलेश यादव ने गंगा स्नान किया था, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी और लोगों ने उनकी फिटनेस की काफ़ी तारीफ की थी। दोस्तों, आपको बता दें कि महाकुंभ में डुबकी लगाते सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तस्वीरें ज़बरदस्त वायरल हो रही हैं। दावा किया जा रहा है कि महाकुंभ में अब तक 11 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। अखिलेश यादव के स्नान पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव जी देर आए दुरुस्त आए। हरिद्वार में गंगा स्नान और महाकुंभ स्नान के बाद उम्मीद है कि अब आस्था को चोट पहुंचाने वाले बयानों से बचेंगे। महाकुंभ की विशेषता अनेकता में एकता है। जो सपाई और कांग्रेसी अब भी महाकुंभ को लेकर मानसिक और दृष्टि दोष से ग्रसित हैं, वो इलाज कराएं या ना कराएं, पर महाकुंभ स्नान जरूर करें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लालू को फादर ऑफ क्राइम कहने पर गरमाई सियासत। आरजेडी ने ग्रैंडफादर की याद दिलाकर कसा तंज। जी हां दोस्तों, बिहार में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के बयान पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल दिलीप जायसवाल ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को फादर ऑफ क्राइम कह दिया था और कहा था कि इस नाम से उन्हें पुरस्कार मिलना चाहिए। अब इस पर अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रिया आई है। बिहार सरकार के मंत्री संतोष सिंह ने दिलीप जायसवाल के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव को फादर ऑफ क्राइम का पुरस्कार जरूर मिलना चाहिए। अगर इस अवार्ड का प्रावधान नहीं है तो कर देना चाहिए, क्योंकि भारत का इतिहास इन्होंने गंदा कर दिया है। संतोष सिंह ने कहा कि हाँ, बिल्कुल इनको फादर ऑफ क्राइम का पुरस्कार मिलना चाहिए। अगर संविधान में इसका प्रावधान नहीं है तो कर देना चाहिए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेजस्वी यादव के 8वें चरण की संवाद यात्रा का शेड्यूल जारी। जहां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होना है और इसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने हिस्सों की तैयारी शुरू कर दी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम पर हैं और इसके तहत वो बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और नेताओं कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। तेजस्वी यादव अब तक 7 चरणों की यात्रा पूरी कर चुके हैं। वहीं अब उनकी यात्रा के 8वें चरण की शुरुआत होने वाली है। तेजस्वी के 8वें चरण की यात्रा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 8वें चरण के तहत तेजस्वी यादव 3 जिलों का दौरा करेंगे और इसमें सिवान, सारण और वैशाली जिला शामिल है। आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव के 8वें चरण की यात्रा का शेड्यूल जारी किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जेपीसी ने वक्फ विधेयक में 14 संशोधनों को दी मंजूरी। विपक्ष का आरोप, उनकी बातें नहीं सुनी गई। जहां दोस्तों, वक्फ विधेयक को लेकर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए सांसदों के विधेयकों में सुझाए गए कई सुझाव स्वीकार कर लिया है। हालांकि विपक्षी सांसदों का आरोप है कि उनके सुझावों को नकार दिया गया। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। वहीं समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि समिति द्वारा सुझाए गए बदलावों से बेहतर और प्रभावशाली कानून
कानून बनेगा। विपक्षी सांसदों ने जेपीसी की बैठकों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया नष्ट होने का आरोप लगाया। टीएमसी सांसद और जेपीसी के सदस्य कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि जेपीसी बैठक के दौरान उनकी बात नहीं सुनी गई और जगदम्बिका पाल तानाशाही तरीके से काम कर रहे हैं। उन्होंने पूरी प्रक्रिया को हास्यास्पद करार दिया। कल्याण बनर्जी ने कहा कि उन्होंने वही तय किया जो उन्होंने पहले से तय किया हुआ था। ये लोकतंत्र के इतिहास में काला दिन है। हालांकि जगदम्बिका पाल ने विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि पूरी प्रक्रिया लोकतांत्रिक तरीके से हुई और बहुमत के आधार पर फैसले लिए गए। तो दोस्तों, आपको यह कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इसके मुंह में कांग्रेस की रैली, राहुल गांधी भरेंगे हुंकार, जीतू पटवारी ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुंह में जय बापू जय भीम जय संविधान रैली में सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कांग्रेस के दिग्गज नेता 27 जनवरी को हुंकार भर रहे हैं। इस रैली को सफल बनाने के लिए पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पूरी ताकत में जुटे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने खुद तैयारी में लगे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं का खाना पकाने में अपना योगदान दिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के मुताबिक लोकसभा में जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ बयान दिया है, उसे लेकर कांग्रेस महू में जय बापू जय भीम जय संविधान रैली का आयोजन कर रही है।